हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो आज का यह वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने के लिए आपके लिए पर डे एक नए वीडियो के साथ आपसे हम हाजिर लेकर के आपको वीडियो हम यहाँ पे लेक्चर क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी लेक्चर क्लास के क्रम में आज हम आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन को अगर पेपर में आ रहा तो कैसे आप उसे लिखेंगे, कैसे कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और लगभग हर साल रिपीट होता है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित ही 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और आप लोग ये विश्वास मान के वीडियो को पर डे और रेगुलर देखिए कि जो भी सर आपको बता रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री क्लास हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश या बायोलॉजी हो, सभी की सभी सब्जेक्ट की जो क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, एकदम विश्वास के साथ आप उससे डेली रेगुलर देखिए और वर्क करिए। निश्चित ही यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, कुछ और कहीं से बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से आज इस चैनल पर बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो है, उसी वीडियो के क्रम में हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन होगा मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आप कई बार पढ़ चुके हो अनसॉल्व के माध्यम से। वैसे भी मैंने टॉपिक पढ़ाते समय, चैप्टर पढ़ाते समय इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये पूछ रहा है। तो आज इसी के क्रम में हम चलेंगे और आज से हम आपको बताएंगे कैसे पेपर में लिखना है। ठीक है, तो फिर से एक बार सरल शब्दों में अगर हम कहें तो आपको पेपर के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और यह क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसलिए गाइस सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों में भी इस लिंक को शेयर कर देना वीडियो देखने के बाद, जिससे कि उन सबको भी क्या आपके भाई बहन दोस्त यार को भी ये वीडियो मिल सके और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके गाइस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, कह रहा है समझाइए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम हेडिंग बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपका है मानव में लिंग निर्धारण, तो इसका आंसर लिखने के पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, कि मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। इस तरह से आप अपने नोटबुक में ब्लैक पेन से क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, और हेडिंग बनाने के बाद अब आप इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपके दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, मानव का मतलब हम आप मनुष्य की बात कर रहा है। लिंग निर्धारण मतलब होता है संतान निर्धारण, ठीक है, की प्रक्रिया, यानी वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात का डिसाइड होता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण कहते हैं, या संतान निर्धारण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। एकदम सिंपल, ठीक है, ये इसका एक डेफिनेशन हो गया। अब इसमें कैसे होता है, इसके निर्धारण में कौन कौन से गुणसूत्र कार्य करते हैं, और गुणसूत्र के अलावा भी इसमें इसका फिगर डायग्राम क्या होता है, ये भी हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ एक लाइन डेफिनेशन हम कवर कर लेते हैं, फिर उसका डिटेल हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, कि मनुष्य में प्रायः होने वाली ठीक है, होने वाली संतान का निर्धारण अर्थात नर या मादा, ठीक है, निर्धारण करने की प्रक्रिया को ठीक है, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोलो, प्रक्रिया को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण कहते हैं। तो ये आपका
ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन पहले कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या कंप्लीट हुआ? मनुष्य में प्रायः होने वाली संतान, ठीक है, जब मनुष्यों में नर व मादा के बीच प्रजनन होता है तो उससे जो युग्मनज बनता है, वो युग्मनज जब भ्रूण में डेवलप होगा तो उस भ्रूण से नर पैदा होगा या फिर मादा पैदा होगी, अर्थात लड़का होगा या लड़की होगी। इस बात का जो डिटर्मिनेशन होता है, इस बात का जो कन्फर्मेशन होता है, ठीक है, वो प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहते हैं गाइस। ठीक है, क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि प्रायः मनुष्य में 46 अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, मतलब एक मनुष्य में क्या होता है? 23 पेयर्स जोड़े अर्थात टोटल 46 क्रोमोसोम क्या होता है? बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, एक बॉडी में अगर हजारों नहीं अरबों करोड़ों कोशिकाएं हैं तो प्रत्येक कोशिका में, पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और जो जोड़े में बात करें 23 होता है। इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लें। एक नंबर का पूछ सकता है कि मनुष्य कोशिका में या मानव के कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? जोड़े की बात करें 23, अगर सिंपल सी बात करें तो 46 होता है। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो प्रायः मनुष्य में 46 अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका जो होता है बेटा वो समजात गुणसूत्र होता है, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं। समजात गुणसूत्र ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम्स। और जो दूसरा होता है ये लिंग गुणसूत्र होता है, और इसी लिंग गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बोलो मानव में टोटल 46 गुणसूत्र है, वो 46 में भी दो प्रकार के गुणसूत्र हैं। पहला है समजात गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम्स, ठीक है, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र अर्थात सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला होता है आपका, ठीक है, समजात गुणसूत्र, ठीक है, समजात गुणसूत्र ये आपका पहला है। ठीक है, यह मानव में ठीक है 44 अर्थात 22 जोड़े, ठीक है, 44 की संख्या में होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य में कायिक निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समजात गुणसूत्र की संख्या देखें। कह रहा है कि 46 गुणसूत्र में कुछ समजात हैं और कुछ क्या हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो समजात होते हैं 46 में, उनमें 44 जो होते हैं समजात होते हैं अर्थात 22 जोड़े। अब बचा कितना? 44 और 46 में कितने का अंतर है? 2, अर्थात 2 जो बच रहे हैं वो क्या होंगे? लिंग गुणसूत्र होते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि जोड़े की बात करें तो 1 जोड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम इसी जो संतान निर्धारण की क्रिया है वो समजात और लिंग गुणसूत्र दोनों में से ये लिंग गुणसूत्र क्या करता है? संतान निर्धारण करने का काम करता है। इसलिए हम लिंग गुणसूत्र का यहाँ पे डिटेल वर्णन डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आपका ए था, अब जो बी है हम इसी का डिटेल देंगे कि लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र तो लिखेंगे कि लिंग गुणसूत्र मतलब वह गुणसूत्र जो होने वाली संतान का निर्धारण करता है, उसे हम क्या कहते हैं गाइज? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इसकी संख्या, ठीक है, इसकी संख्या मानव में ठीक है 2 अर्थात 1 जोड़ी। ठीक है, 2 अर्थात 1 जोड़ी होती है जो नर में, ठीक है, जो नर में
यक्ष वाई के रूप में, यक्ष वाई के रूप में तथा मादा में ठीक है यक्ष के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है, उपस्थित होता है। और यह गुणसूत्र प्रायः शुक्राणु व अंडाणु में उपस्थित होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपका रहा कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, और नर में कौन सा होता है लिंग गुणसूत्र और मादा में, दोनों में सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, इस बात की भी जानकारी हमने आपको दी है, ठीक है। लिंग गुणसूत्र वह गुणसूत्र जो होने वाली संतान का निर्धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये अलग से भी पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन अबाउट सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो आपको ज़्यादा रटना नहीं, यहीं पर उठाइए डिफिनेशन कि ऐसा गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करे, लिंग का मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग अर्थात नर या मादा का डिसाइड करता है, होने वाली संतान का डिसाइड करेगा कि लड़का होगी कि लड़का होगा, उस गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या मानव में कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। कितने, 2 जोड़ी नहीं, 2 संख्या में 1 और 2, ठीक है, 2 होती है अर्थात 1 जोड़ी होती है। और वो भी नर में जो होता है वो क्या है, यक्ष वाई लिंग गुणसूत्र होता है, और मादा में जो होता है वो यक्ष के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि नर में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम क्या है, यक्ष वाई होता है, और मादा में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम क्या होता है, यक्ष होता है, ठीक है। और यह गुणसूत्र पुरुष में शुक्राणु और मादा के अंडाणु कोशिका में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जब ये नर मादा के साथ प्रजनन करता है अर्थात शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है, उसी समय ये नर का यक्ष गुणसूत्र यक्ष वाई, मादा के यक्ष वाई यक्ष गुणसूत्र से क्या होता है, मिल करके संतान का निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिंग गुणसूत्र कैसे धारण करता है, ठीक है। अब इसकी रूपरेखा कह रहा है, तो इसकी रूपरेखा भी आप दे सकते हैं कि किस तरह से ये जो है संतान का निर्धारण करता है। उसके पहले यहाँ लिखेंगे कि प्रायः, ठीक है, प्रायः प्रजनन अर्थात निषेचन के उपरांत यह लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र अर्थात नर का लिंग गुणसूत्र मादा के लिंग गुणसूत्र से मिलकर ठीक है संतान निर्धारण करता है, ठीक है, संतान निर्धारण करता है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है कि प्रजनन या निषेचन के उपरांत ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये शुक्राणु और अंडाणु में होते हैं, और तब तक जब तक कि नर मादा के साथ प्रजनन नहीं करेगा तब तक ये शुक्राणु अंडाणु से मिलते नहीं हैं। और जब शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलेंगे तो ये लिंग गुणसूत्र तो शुक्राणु अंडाणु में ही है, इसलिए दोनों जब मिलेंगे तभी ये क्या करता, उसी दौरान निषेचन के बाद ही यहाँ पे लिखा है कि प्रायः प्रजनन निषेचन के उपरांत यह लिंग गुणसूत्र जो होता है अर्थात नर का जो लिंग गुणसूत्र है वो मादा के लिंग गुणसूत्र से मिलकर संतान निर्धारण करने का काम करता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि जैसे यहाँ पर आपको कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं कि जो नर होता है और क्या होता है, मादा होता है, ठीक है। तो नर में क्या होगा, एक्स वाई होता है, और मादा में क्या होता है, यक्ष लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि जो नर का लिंग गुणसूत्र यक्ष वाई है
ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, ये भी पूछा जाता है। और जो मादा वाला है यक्स यक्स, ये क्या है, समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, ये भी आपसे पुटअप कर लिया जाता है। ठीक है, एक नंबर के तौर पे। तो याद रहे, देखिए यहाँ पर मादा में जो लिंग गुणसूत्र है क्या है, यक्स यक्स है, दोनों सेम है अर्थात समयुग्मजी होंगे। और जो यहाँ पे नर में एक्स वाई होता है, यक्स वाई से भिन्न है, एक यक्स है और वाई है, दोनों भिन्न है, तो ये नर वाला जो लिंग गुणसूत्र होता है ये विषम युग्मजी होता है अर्थात हेट्रोजाइगस है, क्योंकि एक यक्स है एक वाई है, तो ये भिन्न हुआ इसलिए हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है, विषम युग्मजी। और यहाँ यक्स यक्स सेम है इसलिए होमोजाइगस अर्थात समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, तो अब रूपरेखा कैसे, इसको डायग्राम दिया जाए, कैसे दिखाया जाए, आइए उसकी रूपरेखा को भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, हालांकि इसको पहले भी कई बार रिपीट किया जा चुका है और आई होप कि आपको रट गया होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे एक बार दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये जो यक्स वाई लिंग गुणसूत्र है, ठीक है, ये नर के शुक्राणु में होता है। ठीक है, कहाँ पे, शुक्राणु में। और ये मादा के कहाँ होता है बेटा, अंडाणु में होता है। ठीक है, ये यक्स वाई और यक्स यक्स। ठीक है, अब जब ये नर इसके साथ प्रजनन करेगा तो इसका शुक्राणु क्या होता है, इसके अंडाणु के साथ जाएगा। तो इसी शुक्राणु में यक्स वाई है, तो जब ये अंडाणु में जाते हैं तो यहाँ जो यक्स यक्स है ये इसके साथ क्या होते हैं, मिलते हैं। लेकिन ये दो गुणसूत्र जरूर है यक्स वाई यक्स यक्स, लेकिन प्रजनन के आफ्टर निषेचन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन होता है, प्रजनन होता है, तो एक ही गुणसूत्र मिलता है, दोनों नहीं मिलते हैं। ठीक है, या तो इसका यक्स इसके यक्स से मिलेगा या फिर वाई वाला ही मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा। अब कौन मिलता है ये डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पर। ठीक है, ये किसी के बस में नहीं है कि वाई मिला दें एक्स मिला दें हम फीमेल से, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि नर के शुक्राणु में एक्स वाई में से एक ही, चाहे एक्स मिले या वाई मिले, जो पहले पहुंच जाएगा मादा के अंडाणु में उपस्थित गुणसूत्र साथ, वही इसके साथ जोड़ा बनाएगा और जोड़ा बनाकर क्या करता है, संतान निर्धारण करने का काम करता है। ठीक है, कैसे, सपोज करिए नर ने मादा के साथ प्रजनन किया, जिसके उपरांत शुक्राणु गया अंडाणु के पास, तो इसी शुक्राणु में जो इसका गुणसूत्र है यक्स वाई अंडाणु के यक्स यक्स से मिला, तो क्या हुआ, मान लीजिए यक्स पहले पहुंचा इसके यक्स के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स यक्स बनाना। तो यक्स यक्स किसका लक्षण है, मादा का, अर्थात जो संतान बनेगा, संतान बनेगी वो क्या होगी, लड़की होगी। समझ में आ रही कि नहीं, अर्थात जब नर का यक्ष गुणसूत्र मादा के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होती है। अर्थात जो संतान है उसमें अंडाशय का निर्माण होता है और अंडाशय कहाँ बनता है, फीमेल में बनता है, इसलिए लड़की होगी। फिर सपोज करिए इसका यक्ष इसके इस दूसरे यक्ष से मिल गया, तब भी यक्ष यक्ष हुआ, तो ये इस बार भी क्या होगी, लड़की होगी, अर्थात फीमेल होगी, गर्ल्स पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि यक्स से मिलेगा अगर तो लड़की ही होगी, चाहे पहले यक्स से मिले चाहे दूसरे यक्स से मिले, अगर यक्स यक्स बन रहा है जोड़ा तो लड़की होगी 100%, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अब जो दूसरा है, इनको बारी बारी से दोनों का जोड़ा बनाया। मान लीजिए नर का वाई गुणसूत्र मिलता है, ठीक है, फीमेल के यक्स से, तो क्या हुआ, यक्स वाई हुआ। और आपको पता है कि यक्स वाई नर में पाया जाता है, अर्थात होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी गाइज, सॉरी लड़का होगा। तो ये इस तरह से क्या हो गया कि लड़का पैदा हो गया, बॉयज हुआ। ठीक है, अब फिर मान लीजिए इसका वाई इस दूसरे वाले के यक्स से मिल गया, तो भी यक्स वाई हुआ, तो भी यहाँ पे क्या पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। ठीक है, यही एक छोटा सा डायग्राम है, आपके एग्जाम में आता है, इस डायग्राम को आप बनाओगे तो आपको नंबर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 3 नंबर का है तो 2 नंबर से 1.5 नंबर आपको डायग्राम पे जरूर दिया जाएगा। और डायग्राम बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है नर एक तरफ और एक साइड मादा लिखना है। ठीक है, वन साइड नर जहाँ है, याद रखना नर में डिफरेंट होता है, यक्स वाई गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र, जबकि मादा में यक्स यक्स होता है। और आपसे कोई पूछे ये गुणसूत्र पाए कहाँ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो यक्स यक्स गुणसूत्र है महिला के अंडाणु में और यक्स वाई पुरुष के शुक्राणु में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, एक रूपरेखा हो गई। ठीक है, तो एक तरफ यक्स वाई लिखना है, एक तरफ यक्स यक्स।
एक का x पकड़िएगा, उसके दोनों x से बारी बारी मिलाइएगा, फिर इसका y पकड़िएगा, उसके x से बारी बारी मिलाइएगा। नीचे जहाँ x से आए x का जोड़ा वो लड़की होगी, और जहाँ xy का जोड़ा बन रहा है वो लड़का होगा। ठीक है, तो ये इसका कंडीशन है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, इतना चार्ट बनाने के बाद यहाँ पर आप 2 लाइन लिखोगे। ठीक है, पॉइंट आउट करके कि नंबर 1 में कि जब नर का x गुणसूत्र x, ठीक है, x गुणसूत्र मादा के x गुणसूत्र से मिलता है, x गुणसूत्र से मिलता है, तो होने वाली संतान, ठीक है, तो होने वाली संतान लड़की होती। ठीक है, क्या होगा? लड़की होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि x जब मिल रहे हैं, दोनों x मिलेंगे, 2x बनेगा तो लड़की होगी, याद रखना। और जो दूसरा पॉइंट आउट आपको करना है क्या, कि जब नर का y लिंग गुणसूत्र, यहाँ पे बेहतर होगा कि लिंग गुणसूत्र लिखा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा कि जब नर का y लिंग गुणसूत्र, ठीक है, मादा के x लिंग गुणसूत्र से, ठीक है, x लिंग गुणसूत्र से, ठीक है, मिलता है, x लिंग गुणसूत्र से मिलता है, तो उसे हम नहीं मिलता है तो होने वाली संतान, ठीक है, होने वाली संतान लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा या होता है, लड़का होता है। ठीक है, तो ये जो 2 कंडीशन यहाँ थी कि x से मिल रहा है तो लड़की होगी, और x y से मिलेगा तो क्या होगा? लड़का होगा। तो उस बात को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? डिसाइड करके लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप डायग्राम बनाइए, आराम से 1.5 पेज के ऊपर जाएगा, और आपको जो भी 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर जरूर मिलेगा। और अगर आप बहुत अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा सजा करके, थोड़ा सा डेकोरेट करके डायग्राम वगैरह बना देते हैं तो आपको और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, क्या होता क्या है कि मैटर सब लिखते हैं, सभी लोगों ने ये क्वेश्चन किया, सबने अपना मैटर दिया, बस मैटर लिखने के तरीके, डायग्राम बनाने के जो तरीके होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इंटरेस्टिंग बनाया है, कि एग्जामिनर ने जैसे ही कॉपी खोला और उस आपका मैटर उसको इम्प्रेस कर गया, और इम्प्रेस कर गया तो निश्चित ही वो कॉपी सबसे अलग होगी, तो मार्किंग भी उस पर सबसे अलग होगी। ठीक है, इसलिए आप जो भी लिखिए साफ सुथरा लिखिए, और जितना भी डायग्रामेटिक पोजीशन हो, जैसे यहाँ पे ये डायग्रामेटिक पोजीशन है, तो इसको इतने बेहतर तरीके से आप बनाइए, लिखिए, थोड़ा कलरफुल स्केच वगैरह का यूज करिए। ठीक है, तो निश्चित ही अट्रैक्टिव बनेगा, और अट्रैक्टिव बनेगा तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा और आपको नंबर जरूर देगा, नंबर काटेंगे। ठीक है, और आपने अगर फॉर्मेलिटी कर दिया, सिर्फ ऐसे वैसे करके फटाफट बना दिया, तो 100% है कि 2 नंबर देना तो आपको 1 नंबर या आधा नंबर लटका देगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा राइट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लिंग निर्धारण, पहला क्वेश्चन आपका इसी के इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है, सभी लोग नोट कर लें, सभी गाइड क्वेश्चंस को नोट करें, डायग्राम को नोट करें। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इस क्वेश्चन के बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल नॉलेज के तौर पर भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, इसलिए इसी से रिलेटेड था, लिंग निर्धारण से ही, इसलिए हम इसकी भी यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे समाज में, ठीक है, हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर, ठीक है, लड़की पैदा होने पर, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा सोशल होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारा समाज है, ठीक है, जो हमारी अपने परिवार, अपने गांव देश होते हैं, ठीक है, इसमें जब किसी महिला को लड़की होती है, ठीक है, 1 लड़की हो, 2 लड़की, 3 लड़की या कुछ भी हो, तो उसको सब दोष देते हैं, उसको सब कोसते हैं। ठीक है, क्या वो महिला उस लड़की के जन्म पर
इतना उत्तरदायी है, क्या उसमें उसका पति उतना उत्तरदायी नहीं है? तो इस बात को आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर दोष सिर्फ महिलाओं का, ठीक है, सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। क्या यह सही है? सही है, ठीक है। क्या यह सही है? समझाइए। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हम राइट करेंगे, ठीक है। कह रहा है हमारे समाज में जब लड़की पैदा हो जाती है तो उसका दोष जो होता है सिर्फ महिलाओं को ही दिया जाता है, पुरुषों को नहीं दिया जाता है। तो क्या ये सही है? यदि हाँ तो समझाइए, यदि नहीं तो भी समझाइए। तो इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने घरों में, ठीक है, इस बात का जिक्र अपनी माता से, ठीक है, या दादी वगैरह के मुंह से भी हो सकता है, बाय द वे कभी सुने हो सकता है, मे बी पॉसिबल, मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो ओल्ड ज़माने के लोग हैं, जो हमारी दादी हैं, जो हमारी मम्मी हैं, ठीक है, हम लोगों की वो ओल्ड ज़माने की हैं, और पहले के ज़माने के लोग लड़की पैदा होने पर सारा का सारा दोष महिलाओं को ही देते थे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इसमें सारा दोष महिलाओं को हो, जबकि हमारी साइंस रिकॉर्ड बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसका पूरा का पूरा दोष महिला नहीं बल्कि पुरुष जिम्मेदार होता है, क्योंकि लड़का और लड़की होना, ठीक है, ये वायु गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। और वायु गुणसूत्र किसके पास होता है? बोलो, महिला में होता है कि पुरुष में होता है? ठीक है, पुरुष में होता है। इसलिए वायु गुणसूत्र जब यक्ष से मिलता है तभी बॉयज होता है, बेटा होता है। तो उसका मिलना, ठीक है, उस औरत के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करता है, क्योंकि ये जो वाई है ये पुरुष के पास होता है, ठीक है। इसलिए पुरुष जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि महिला। लेकिन अक्सर लोग महिलाओं को ही ताने मारते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले हम लिखते हैं कि हमारे समाज में, ठीक है, एक लाइन लिखना पड़ेगा कि लड़की पैदा होने पर दोष सिर्फ महिला को देना पूर्णतः गलत है, ठीक है, पूर्णतः गलत है। क्यों? समझाइए, कह रहा है। क्योंकि लड़का और लड़की पैदा होना, ठीक है, पुरुष के वाई लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए महिला नहीं बल्कि इसका दोष पुरुषों पर होना चाहिए, ठीक है, इस पुरुषों पर होना चाहिए। तो ये बात आज से आप कान खोल कर अपने कान में डाल लीजिए, क्योंकि जब भी आपका टाइम अपना आएगा 10, 20, 50 साल बाद, तो आपकी जो अपनी आने वाली जनरेशन होगी, जो बहुएं होंगी, उनके जब बच्चे होंगे, तो आप कभी उस लड़की पैदा होने पर उनको दोष मत दीजिएगा। क्योंकि लड़का लड़की होना किस पर डिपेंड है? बोलिए, किस पर डिपेंड है? पुरुष के वायु लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड है, और यह वायु पुरुष के पास होता है। इसलिए पुरुष जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि महिला होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक बार देखिए एक्स वाई, ठीक है, पुरुष और महिला, ठीक है, महिला में एक्स। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये पुरुष का यक्ष अगर इस महिला के यक्ष से मिले तो यक्ष लड़की हुई, और ये अगर यक्ष इस यक्ष से मिले तो क्या हुई? लड़की हुई। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? लड़की पैदा हो रही है। और लड़का कब होगा? जब पुरुष का ये वायु गुणसूत्र इसके यक्ष से मिले। ध्यान देना, यहाँ पे यहीं पर पॉइंट आउट कर रहा हूं कि पुरुष का वाई जब महिला के चाहे इस यक्ष से मिले तब भी एक्स वाई, या इसका वाई इस यक्ष से मिले
तब भी वाई बन रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, लड़का हो रहा है। तो लड़का होने के लिए महिला का कोई भी गुणसूत्र मिल जाए, चाहे ये वाला एक्स चाहे ये वाला एक्स, तब भी लड़का होगा। लेकिन डिपेंड कर रहा है पुरुष का वाई मिलना चाहिए महिला के एक्स से, ठीक है। इसलिए यहां पर जो जिम्मेदार है वो महिला जिम्मेदार नहीं है, जो जिम्मेदार है वो कौन है, पुरुष होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूं कि पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है। अब आपको लगता होगा कैसे, पुरुष कैसे जिम्मेदार नहीं है? भाई ये वाई तो अभी तो सर ने बताया, आपने बताया कि वाई पुरुष के पास है और सही है कि लड़का होने के लिए वाई चाहिए, तो वाई पुरुष के पास है, पुरुष जिम्मेदार हुआ। अब आप कह रहे हैं कि पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि देखो बेटा, इसका वाई का गुणसूत्र का महिला के एक्स से जो मिलना है, मिलन है, ये महज एक इत्तेफाक है। क्या हमारे बस में है कि हम प्रजनन के समय, प्रजनन के बाद अपना गुणसूत्र जो है वाई वाला महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलाए? हाथ से तो जाएंगे नहीं मिलाने। ये तो महज एक क्या है, इत्तेफाक होता है कि ये जो एक्स वाई गुणसूत्र, हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो नर में, पुरुष में जनन कोष क्या होती है, नर युग्मक, वो चल होता है, महिला वाला अचल होता है। तो जब ये पुरुष महिला से प्रजनन करता है तो ये जो कोशिका से गुणसूत्र होते हैं, ये दोनों मोटाई चल हैं, तो ये चल करके महिला के इस मादा युग्मक के एक्स गुणसूत्र से मिलते हैं, ठीक है। अब वो ये अलग बात है कि चले दोनों, पहले एक्स मिल गया कि पहले वाई मिल गया, मिलना एक ही है, चाहे एक्स मिले चाहे वाई मिले, इसके एक लिंग गुणसूत्र एक्स या वाई का इसके एक ही गुणसूत्र से मिलन होता है, ठीक है। तो जब ये वाई क्या होता है, अगर पहले पहुंच गया महिला के एक्स के, तो एक्स वाई लड़का हो गया। और अगर किसी महिला को बार बार लड़का हो रहा है, बार बार लड़की हो रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इसका मतलब है कि वाई गुणसूत्र जो महिला के एक्स से है वो मिल नहीं पा रहा है, किसी कारणवश इसका एक्स गुणसूत्र वाई की अपेक्षा ज्यादा प्रबल है, इसलिए पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स से मिलकर लड़की बना रहा है, ठीक है। और जनरल क्या होता है, आपको पता है कि टोटल 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो 100 में आपको पता है कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं, लड़कियां कम। लड़कियां 90 हैं तो लड़के 100 हैं। क्या कारण है ये भी पूछ लेगा कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं दैन लड़कियों के। तो इसका कारण ये है, लड़के पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब वाई गुणसूत्र ज़्यादा मैच कर रहा है। इसका कारण ये होता है कि जो वाई गुणसूत्र होता है ये छोटा होता है एक्स की अपेक्षा और गोला होता है, इसलिए जब प्रजनन होता है तो ये छोटा और गोला है, ये जल्दी से मिल करके महिला के एक्स से मिल करके क्या करता है, फर्टिलाइज करके इसका निर्माण कर देता है। जबकि वाई एक्स गुणसूत्र जो है पुरुष का, ये वाई की अपेक्षा बड़ा और गोला नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा एक्टिव होता है, फटाक से पहुँच महिला के एक्स से मिलकर लड़के का निर्माण कर देता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में क्या है, औसतन देखा जाए तो लड़कों की संख्या ज़्यादा होती, ठीक है गाइज। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।